Assalamu alaikum. In this video we will discuss orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension को हम postural hypotension भी कहते हैं. पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस समझेंगे कि नॉर्मली जब हम सुपाइन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है बॉडी में. सुपाइन पोजीशन में जब हम होते हैं तो क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो थ्रू आउट द बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, ठीक है. लेकिन जैसे ही हम स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है वो लोअर लिम्ब में जो लेग की वेन्स है वहाँ पे पुल अप होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेविटेशनल वीनस पुलिंग हो जाती है लोअर लिम्ब्स में. जब हमारे पास ब्लड सारा लोअर लिम्ब में पुल अप हो जाएगा तो वीनस रिटर्न जो हार्ट को जाना है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. जब वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा. जब हमारे पास नॉर्मली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है बॉडी में कि जब वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होता है और हार्ट रेट डिक्रीज़ होता है तो बॉडी में एक मैकेनिज़्म होता है जिसे बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म कहते हैं, ठीक है. जब हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो ये जो मैकेनिज़्म है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म वो एक्टिवेट हो जाएगा. उसकी एक्टिवेशन से क्या होता है कि सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स बॉडी में इंक्रीज़ कर जाता है और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स डिक्रीज़ कर जाता है. सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास बॉडी में वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है. जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो ब्लड हमारे पास लोअर लिम्ब की वेन्स में पुल अप हुआ था जब वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ इंक्रीज़ कर जाता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर जाता है. इस तरह से नॉर्मली जो है सुपाइन से स्टैंडिंग पोजीशन में जब जाते हैं तो ये वाला सारा मैकेनिज़्म होता है, ठीक है. लेकिन अगर हमने किसी पेशेंट को नोरएपिनेफ्रिन या अल्फ़ा-1 रिसेप्टर ब्लॉकर दिया हुआ है तो उससे क्या होता है कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. अल्फ़ा रिसेप्टर्स और नोरएपिनेफ्रिन जो है वही हमारे पास सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करवाता है. जब हमने ये ब्लॉकर दिया हुआ है तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बॉडी में नहीं होगा, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी और वीनस रिटर्न और हार्ट रेट जो इंक्रीज़ होना था वो नहीं होगा, ठीक है. जिससे क्या होता है कि जो हमारे पास हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाता, हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ से ब्रेन में भी ब्लड नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वर्टिगो फील होता है पेशेंट को. इसे ही हम कहते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन, जो पोजीशन चेंज करने की वजह से होता है. इनहिबिटर्स जो होते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं. सबसे पहले देखा जाए तो एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, कन्वर्जन एस इनहिबिटर्स जो है वो एंजियोटेंसिन 1 की एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन को ब्लॉक करेंगे और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, वहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 के एक्शन को परफॉर्म नहीं होने देंगे, ठीक है. और एंजियोटेंसिन सारे दौरान जो है वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाएगा. एंजियोटेंसिन 2 जो है उसके रिसेप्टर्स एक तो हमारे पास आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वो हमारे पास वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं, और दूसरा हमारे पास कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करवा रहे होते हैं, ठीक है. अब क्या होगा कि हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी जिससे वेजो डायलेशन होगी और हमारे पास प्री लोड और आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाएगा. प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है इसकी अलग से एक वीडियो बनी हुई है, आप वो जाके देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है. अब एल्डोस्टेरोन अगर कम होता है तो क्या होगा कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है. ये मैंने नॉर्मल मैकेनिज्म लिखे हुए हैं और ये सारे नहीं होंगे तो इनसे जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स होने लग जाएंगे. बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास आ जाती हैं नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स, ठीक है, और कुछ होती है हमारे पास सिलेक्टिव बीटा 1 ड्रग्स, ठीक है. नॉन सेलेक्टिव हमारे पास आ जाती है प्रोप्रानोलोल और सिलेक्टिव बीटा 1 में जो है वो हमारे पास आ जाएंगी एस्मोलोल और एटिनोलोल वगैरह, ठीक है. अब अगर हम बात करें ना बीटा 1 रिसेप्टर्स की कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. बीटा 1 रिसेप्टर्स एक तो हमारे पास हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस किडनी में प्रेजेंट होते हैं. अब हार्ट में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एसए नोड में होंगे, ठीक है, प्रेजेंट एवी नोड में होंगे, और दूसरे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और किडनी में ये क्या काम करवाते हैं, किडनी में जो है ना ये हमारे पास रेनिन को इंक्रीज़ करवाते हैं, रेनिन की सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है. एसए नोड का आपको पता है कि एसए नोड क्या करता है, इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को, और एवी नोड क्या करता है, इंक्रीज़ करता है कंडक्टिविटी को, और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का करता है, इंक्रीज़ करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को. ओके, ठीक है. अभी हम लोग बीटा 1 रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है. ये हमने रिसेप्टर्स की बात कर ली कि बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है. कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई
तो अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है तो हमने पिछली वीडियो में एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कार्डियक आउटपुट पे ब्लड प्रेशर प्री लोड आफ्टर लोड, आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई तो क्या होगा, हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हार्ट रेट कम हुआ तो इसका मतलब हमारे पास अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम हुआ, ठीक है। हार्ट रेट कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे जो रेनिन को सिक्रीट करा रहे थे। हमने दी बीटा ब्लॉकर, उस बीटा ब्लॉकर ने क्या किया, रेनिन की सिक्रीशन को कम कर दिया। रेनिन की सिक्रीशन कम हुई तो एंजियोटेंसिन 1 और 2 कम हो गए। एंजियोटेंसिन 2 कम हुआ, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास के जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, इसके रिसेप्टर्स हम देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो आर्टरीज़ में प्रेजेंट होते हैं, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, और एक हमारे पास एड्रीनल ग्लोमेरुलोसा के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। आर्टरी और वेन्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हमने बीटा 1 ब्लॉकर दे दिए, रेनिन नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 1 नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 2 कम है। अगर एंजियोटेंसिन 2 कम है तो क्या हो जाएगी, आर्ट्रियोलो और वेन्यूलो डायलेशन। आर्टरी की डायलेशन से क्या होगा, हमारे पास आर्टरी की डायलेशन कम तो मतलब आफ्टर लोड कम और डायस्टोलिक प्रेशर कम। वेन की डायलेशन से क्या होगा, प्री लोड कम और हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम। इस तरह जो है वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ठीक है। अभी आपको प्री लोड और आफ्टर लोड यहाँ पे समझ नहीं आ रही है अगर, तो आप जाके इसके लिए अलग से वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। उसमें मैंने प्री लोड और आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद जाके आपको इसकी सिस्टोलिक कैसे कम हो रहा है, ठीक है, प्री लोड कम होने से, आफ्टर लोड कम होने से डायस्टोलिक कैसे कम हो रहा है, TPR क्या है, ठीक है, तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी। फिलहाल जो है वो आपने बीटा ब्लॉकर्स के बारे में सिर्फ यही बातें याद रखनी है, ठीक है। और यही आपके साथ आपसे वाइवा में पूछते हैं और बार बार MCQ रेसिक्यूज इसी में से आते हैं। अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, और साथ में हाइपरटेंशन है तो हम लोग कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, एस इनहिबिटर्स या फिर आर्ब्स, ठीक है। तो डायबिटीज़ में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एस इनहिबिटर्स हैं या आर्ब्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग अंजाइना की बात करें तो अंजाइना में जो है वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अंजाइना में जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होंगी, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वेजोस्पेस्टिक अंजाइना है ना, वेजोस्पेस्टिक अंजाइना, वहाँ पे हम लोगों ने बीटा ब्लॉकर्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। और बाकी जो जगह हैं वहाँ पे हमने बीटा ब्लॉकर्स एज अ प्रोफाइलैक्सिस यूज़ करनी है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो भी प्रोफाइलैक्सिस ही के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अंजाइना में हम लोगों ने बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स याद करने हैं कि वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि वेजोस्पेस्टिक अंजाइना में हमने बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ और अंजाइना के बाद हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर में जो है वो हमारे पास आ जाएंगे एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स या फिर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है। एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स या बीटा ब्लॉकर्स देते हैं हम लोग हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में जो है वो हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एज सच यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए पोस्ट MI, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो उसमें हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइसेस होती हैं बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। BPH हमें पता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, हम लोगों ने ANS में भी पढ़ा है कि वहाँ पे जो है वो हमारे पास अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो हैं वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो हैं वो BPH में क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं यूरिन की फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द टोन ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर्स, ठीक है। तो डायबिटीज़ में जो वो एस और आर्ब्स इनहिबिटर्स हम यूज़ करते हैं, एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, विद द एक्सेप्शन दैट इन वेजोस्पेस्टिक एंजाइना बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हार्ट फेलियर में हम लोग एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग ऐसा हार्ट फेलियर में यूज़ नहीं करते हैं। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं और BPH में अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो है डिस्लिपिडीमिया, यहाँ पे भी हम लोग अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, इनका एडवांटेज क्या होता है कि HDL को ज़्यादा करते हैं, हमारे पास जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL है उसको कम करते हैं, ठीक है। जबकि हमें पता है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, उनका डिसएडवांटेज है कि वो HDL को कम करेंगे और LDL को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे।
ठीक है। तो हमने याद रखना है कि जो डिसलिपिडीमिया है वो क्या करता है, डिसलिपिडीमिया में हम लोग अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं जो एचडीएल को ज़्यादा करते हैं और एलडीएल को कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ में। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और साथ में हाइपरटेंशन है तो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है, कि डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी यूज़ करते हैं। आपने बताना है कि एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स यूज़ करते हैं। इसकी मैं आप लोगों को रीज़न भी बता देती हूँ कि डायबिटीज़ में जो है वो ये हमारे पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करते हैं। कैसे करते हैं कि जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स है ना, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। जब ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को कम करते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है, वहाँ से ब्लड फ्लो सही से पास करता रहेगा, इसलिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करता है। और दूसरा ये कि अगर हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 कम है, इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजोकंस्ट्रिक्शन कम है, तो क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो कम होगी, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम तो वहाँ पे जो डैमेज आएंगे ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को वो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ा कि एंजाइना में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, विद एक्सेप्शन दैट वेजोस्पेसिफिक एंजाइना बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हार्ट फेलियर में हम लोग एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स और बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ऐसा यूज़ नहीं करते। पोस्ट एमआई में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं और बीपीएच में अल्फा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं वो, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, ठीक है, और नोक्टूरिया को भी प्रिवेंट करते हैं। डिसलिपिडीमिया में अल्फा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, वो एचडीएल को ज़्यादा करके एलडीएल को कम करते हैं, और बीटा ब्लॉकर्स जो है वो एचडीएल को कम करते हैं और एलडीएल को ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग डिसलिपिडीमिया में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करते, ठीक है, हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जो है वो हमारे पास एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स जो है वो ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। कि अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एससीक्यू क्वेश्चन है। इसमें आपने निमोनिक याद रखना है डॉक्टर जीटी, ठीक है, DRGT। डी से बनता है हमारे पास डोनेपाजिल, आर से रिवास्टिग्मीन बनता है जो हमारे पास कोलिनोमाइमेटिक ड्रग है, एंड ग्लेंटामाइन एंड टेक्राइन, ठीक है। ये हमारे पास 4 ड्रग्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, डॉक्टर GT। पहले रोल ऑफ एड्रोफोनियम की बात करें तो एड्रोफोनियम जो है वो हमारे पास एक इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जब हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं एड्रोफोनियम को तो क्या अगर तो हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस की जो सिम्टम्स होती हैं लाइक फेशियल वीकनेस और टोसिस ये रिलीव हो जाती हैं फॉर 5 to 7 मिनट्स, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है माइस्थीनिया ग्रेविस को कोलिनर्जिक क्राइसिस में, कोलिनर्जिक क्राइसिस से डिफ्रेंशिएट करता है। क्यों, देखिए अगर हमारे पास कोलिनोमाइमेटिक देने से सिम्टम रिलीव हो रही हैं इसका मतलब ये है कि माइस्थीनिया ग्रेविस है, लेकिन अगर हमारे पास कोलिनोमाइमेटिक देने से जो सिम्टम्स जो हैं वो एग्जैजरेट कर रही है तो इसका मतलब पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक है। और ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो न्यूस्टिग्मीन यूज़ होती है और पाइरिडोस्टिग्मीन हम यूज़ करते हैं। कार्डिमार्स और साथ में उनके जो है वो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेथोट्रेक्सेट जो है वो साइटोटॉक्सिक होता है, साइक्लोस्पोरिन जो है वो इंटरफेयर करता है टी सेल के साथ, और बेलीमोमैब होता है वो बी सेल के साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है, और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। और देन हमारे पास आता है एडेलीमोमैब जो एंटी TNF होता है, ठीक है, एंटी TNF एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें वो पूछेंगे कि डिमार्स कोई भी 2 और उनके साइड इफ़ेक्ट्स बता दें, वो इसी वीडियो में हम कर लेते हैं। मेथोट्रेक्सेट का साइड इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लीवर प्रॉब्लम, और साइक्लोस्पोरिन का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये हमारे पास ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट करके ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है, किडनी प्रॉब्लम भी काज करवा सकता है। फिर के हमारे पास डिफरेंस पूछा हुआ है। एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे पास होता है COX-1 एंड एसिटामिनोफिन इधर आएगा और एस्पिरिन इधर आएगा, ठीक है। तो एसिटामिनोफिन जो हमारे पास COX-3 इनहिबिटर होता है और एस्पिरिन जो है वो COX-1 और COX-2 इनहिबिटर होता है। एसिटामिनोफिन लो GIT स्ट्रेस होता है, इसका एंटीप्लेटलेट एक्शन नहीं होता, यूरिक एसिड के लेवल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये हमारे पास राइज सिंड्रोम इन चिल्ड्रन जो होता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस वो भी काज नहीं करवाता। लेकिन एस्पिरिन जो है इसका GIT स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंटीप्लेटलेट एक्शन भी परफॉर्म करता है, यूरिक एसिड के लेवल को भी आल्टर करता है, और हमारे पास राइज सिंड्रोम भी काज करता है। एस्पिरिन है या कोई भी एनसेड है वो क्या करते हैं, कोक्स की दोनों फॉर्म को COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि थ्रू आउट द बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन कम हो जाते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास सेंट्रल और पेरिफेरल पेन रिसेप्टर्स जो है उनकी इनएक्टिवेशन हो जाती है और एनाल्जेसिक इफेक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है।
और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर भी है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा तो क्या होगा कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अदर क्लिनिकल यूजेस में देखें तो हमारे पास आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, हेडेक, पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन प्रोफाइलेक्सिस, पोस्ट स्ट्रोक प्रोफाइलेक्सिस, आर्थ्रल्जिया एंड मायल्जिया। ठीक है, ये सारे हमारे पास गाउट के अलावा या हमारे पास आर्थराइटिस के अलावा जो यूजेस हैं वो सारे ये वाले हैं क्लिनिकल। जो है हम बात करेंगे कि जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक हैं उनकी ओवरडोजेज से क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास आपने याद रखना है कि जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक होते हैं ना, उनका इफेक्ट ब्लड वेसल्स पे भी होता है और हार्ट पे भी होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स पे इनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। ब्लड वेसल्स में M3 रिसेप्टर्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं जो कि अनइनर्वेटेड होते हैं। ठीक है, उनको इनर्वेट नहीं कर रहे होते। M3 रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होंगे ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक की वजह से, तो वो क्या करेंगे कि हमारे पास एक एंडोथीलियल डिराइव्ड फैक्टर होता है, उसको एक्टिवेट करेंगे। वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाएंगे। और आप सबको पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो वेजोडाइलेशन कराता है। वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर हमारे पास कम हो जाएगा, डिक्रीज BP हुआ। ठीक है, और हार्ट में M2 रिसेप्टर्स जो है वो डायरेक्टली ब्रेडिकार्डिया करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास ओवरऑल ब्रेडिकार्डिया होगा तो क्या होगा कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक की ओवरडोजेज का रिजल्ट जो है वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है।